हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सबलानिया सोनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे विद्युत धारा के प्रकार के बारे में। उसी को आगे बढ़ाते हुए देखिए, आपका टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है विद्युत धारा के प्रकार। और मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। इनका नाम आप अच्छी तरह से जानते हो, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। एक तो होती है कौन सी? प्रत्यावर्ती धारा। और एक कौन सी होती है? दिष्ट धारा। तो अपन से कोई पूछे विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होगी दोस्तों? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी कौन सी होती है? दिष्ट धारा। अपन पहली बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा की। इस प्रत्यावर्ती धारा के लिए दोस्तों आप इससे समझो, ये प्रत्यावर्ती धारा का एक ग्राफ होता है इस प्रकार से। ये जो करंट का फ्लो है इसे अपन कहते हैं कि ये अल्टरनेटिंग करंट, इसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? एसी, अल्टरनेटिंग करंट, एसी। और दिष्ट धारा को अपन क्या बोलते हैं? डीसी। तो इस धारा की यदि मैं बात करूं तो ये धारा जो है इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, और किसके साथ हो रहा है? समय के साथ। इसे देख करके अपन बता सकते हैं कि जैसे ही धारा यहां से स्टार्ट होती है, समय के साथ में आगे की ओर चलती है, अर्थात ऊपर की ओर यहां आगे की ओर चलती है। जैसे समय बीतेगा एक समय आ जाएगा और ये वाला मान वापस क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य हो जाता है। फिर इसकी धारा क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अपन कह सकते हैं कि आधे चक्कर में इसकी धारा व परिमाण अलग रहता है, बाकी आधे चक्कर में इसकी धारा व परिमाण का मान अलग होता है। जैसे ही ये आधा चक्कर पूरा होगा, इस वाले मान पर वापस इनकी धारा व परिमाण का मान क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसके साथ ही जैसे ही यहां से आएंगे अपन, इसकी धारा व परिमाण का मान क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहले यदि मैं बात करूं इस प्रत्यावर्ती धारा की, तो इसमें प्रत्येक क्षण दिशा व परिमाण क्या हो जाता है? बदल जाता है दोस्तों। क्यों बदल जाता है? क्योंकि इसकी आवृत्ति के मान में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अर्थात दूसरी बात अपन कह सकते हैं, इसमें आवृत्ति पाई जाती है, आवृत्ति पाई जाती है। ये ध्यान रखना दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा के लिए दो बातें मैंने आपको बताई। पहली बात, इसमें प्रत्येक क्षण दिशा व परिमाण बदल जाता है। आप इसमें देख रहे हो कि इसमें प्रत्येक बिंदु पर इसकी दिशा व परिमाण का मान बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? अपन जानते हैं कि ऊपर की ओर जो वैल्यू आती है वो किस में आती है? पॉजिटिव में, जबकि नीचे की ओर बाकी चक्कर में कितनी आती है? नेगेटिव में। तो ऊपर की ओर परिमाण धनात्मक है, जबकि नीचे की ओर परिमाण क्या होता है? ऋणात्मक होता है। बात करूं इसकी दिशा की, तो देखो ऊपर की ओर, आगे की ओर दिशा बढ़ रही है ऊपर की ओर, लेकिन बाकी आधे चक्कर में दिशा कहां हो रही है? नीचे की ओर। अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक क्षण इसकी दिशा व परिमाण का मान क्या हो जाता है दोस्तों? बदल जाता है। अब देखो दोस्तों, मैंने आपसे क्या कहा? प्रत्यावर्ती धारा में आवृत्ति पाई जाती है,
प्रत्यावर्ती धारा में क्या हो जाती है, आवर्ती पाई जाती है। और ये जो आवर्ती है ये प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है। जैसे यदि मैं बात करूं, पहले अपन अपने देश भारत की बात करूं, तो भारत में जो ये आवर्ती पाई जाती है इसका मान होता है 50 हर्ट्ज। कई बार ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, भारत में कितनी आवर्ती की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कितनी, 50 हर्ट्ज। 1 सेकंड में 50 चक्कर लग जाते हैं, अर्थात इसकी आवर्ती का मान कितना होता है दोस्तों, 50 हर्ट्ज। और वोल्टता की मैं बात करूं तो भारत में कितनी वोल्टता लाइट आती है, अपन कह देंगे 220 वोल्ट। तो ये दोनों चीजें आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। ये तो आपके पास आ गया देश, ये आ गया इसकी आवर्ती का मान, और ये हो जाता है इसकी वोल्टता का मान। और ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहले मैं भारत की बात करूं, भारत में 50 हर्ट्ज की आवर्ती जबकि 220 वोल्टता की लाइट प्रवाहित होती है। दूसरी मैं बात करूं अमेरिका की, तो देखिए दोस्तों अमेरिका में जो आवर्ती होती है वो कितनी होती है, 60 हर्ट्ज। अमेरिका में जो लाइट पाई जाती है उसकी आवर्ती कितनी होती है, 60 हर्ट्ज होती है, जबकि इसकी वोल्टता कितनी होती है, 110 वोल्ट होती है दोस्तों। कितनी होती है, 110 वोल्ट। आगे मैं बात करूं इराक या फिर ईरान की, इराक या ईरान, तो इन दोनों देशों में जो आवर्ती पाई जाती है वो ध्यान रखना दोस्तों, इन दोनों की जो आवर्ती पाई जाती है वो तो होती है 40 हर्ट्ज, जबकि वोल्टता का मान कितना हो जाता है, 240 वोल्ट। ये ध्यान रखना दोस्तों। भारत की आपसे पूछे तो 50 हर्ट्ज की आवर्ती जबकि 220 इसकी वोल्टता का मान होता है। अमेरिका की मैं बात करूं 60 हर्ट्ज व 110 वोल्ट तक की बात आती है। इराक व ईरान में 40 हर्ट्ज की आवर्ती व 240 वोल्ट की लाइट आती है। इसके आगे देखो, यदि मैं बात करूं, अपन बात करें कि हमारे घरों में कौन सी लाइट आती है, तो देखिए दोस्तों हमारे घरों में अपन क्या करते हैं कि अपने घरों में जो लाइट काम में लेते हैं कई बार उसमें करंट लग जाता है, और करंट लगने के साथ ही अपन अपने हाथ को उस करंट से क्या करते हैं, दूर हटाते हैं। ये दूर क्यों हटता है, तो देखिए दोस्तों मैंने आपको इसमें क्या बताया कि इसकी आवर्ती के कारण ये प्रत्येक बार 0 होते हुए जाता है। ये वाला मान क्या है, ये वाला मान 0 है, तो प्रत्येक क्षण 0 होता है, और जैसे ही इसकी आवर्ती 0 पर आती है उस 0 की आवर्ती पे आप अपना हाथ क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, और अपन दुर्घटना होने से बच जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पे जैसे ही अपन ने हाथ हटाया, इसका मतलब अपने घरों में प्रत्यावर्ती धारा आती है तभी तो अपन ने हाथ हटाया ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, अपने घरों में जो बिजली आती है वो कौन सी आती है, प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी आती है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा काम में ली जाती है, काम में ली जाती है। कई बार इस पर डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि अपने घरों में विद्युत धारा का कौन सा प्रकार प्रवाहित होता है या काम में लिया जाता है। तो दिष्ट धारा की तो अपन बात ही नहीं कर रहे, अपने घरों में कौन से काम में आएगी, प्रत्यावर्ती धारा काम में आती है। इसके आगे मैं बात करूं विद्युत ट्रेनों की, तो देखिए दोस्तों विद्युत ट्रेन जो होती है उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, इसी प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। लेकिन इस प्रत्यावर्ती धारा के लिए वोल्टता का मान कितना होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों ये ध्यान रखना आपको, विद्युत ट्रेन जो चलती है उन ट्रेनों के लिए जो वोल्टता का मान होता है वो होता है 25 किलो वोल्ट, अर्थात अपन कह सकते हैं 25 1 2 3
इतना वोल्टता का मान होगा तब ही विद्युत ट्रेन चलाई जा सकती है, अन्यथा अपन विद्युत ट्रेन नहीं चला सकते दोस्तों। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा आती है उसके लिए तो कितनी वोल्ट है, आप कहोगे सर 220, लेकिन इन विद्युत ट्रेनों को चलाने के लिए आपको कितनी लाइट चाहिए, तो आपको चाहिए 25,000 वोल्ट ताकि, या अपन कहे 25 किलो वाट की। तो देखो इन दोनों में कितना अंतर हो गया। तो आपसे कोई पूछ ले कि विद्युत ट्रेनों के संचालन के लिए, विद्युत ट्रेनों के संचालन के लिए कितनी वोल्टता की धारा प्रवाहित होनी चाहिए, तो देखिए दोस्तों इसके लिए आपको विद्युत ट्रेन की कितनी होनी चाहिए, 25,000 वोल्ट, या अपन कह सकते हैं 25 किलोवाट। अब देखो दोस्तों दूसरी अपन बात करते हैं किसकी, दिष्ट धारा की। दूसरी अपन बात करते हैं दिष्ट धारा की, जिसे अपन क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट करंट, या फिर डीसी, या फिर क्या बोल देते हैं, डीसी। इसे भी अपन एक ग्राफ से समझते हैं। ये होता है समय, जबकि ये है इसकी धारा का मान, और ये इसमें धारा का मान प्रवाहित हो रहा है। ये वाला 0 पे स्टार्ट होता है, क्या इसका मान कभी भी 0 होगा क्या दोस्तों? यहाँ पे 0 है, ऊपर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है, तो बताइए आप इस धारा का मान कभी भी 0 होगा क्या? अपन कह सकते हैं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो लगातार आगे की ओर बढ़ता जाएगा, और बढ़ने के साथ ही ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 होने के साथ में इसकी आवृत्ति होनी चाहिए, और इसमें 0 होता नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्तों, दिष्ट धारा में किसी प्रकार की आवृत्ति नहीं पाई जाती है, इसमें किसी प्रकार की कोई आवृत्ति नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई आवृत्ति नहीं होती है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है कि दिष्ट धारा में किसी प्रकार की कोई आवृत्ति नहीं होती है। परिभाषा में मैंने आपको प्रत्यावर्ती के लिए क्या बताया कि प्रत्येक क्षण परिमाण व दिशा चेंज हो जाती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की दिशा चेंज नहीं होती है। अपन देखते हैं हमेशा पॉजिटिव की ओर ही चलती है, नेगेटिव तो कभी होती नहीं है, और नेगेटिव नहीं होगी तो अपन कहेंगे इसका परिमाण का मान भी कभी भी बदल नहीं सकता, और साथ में दिशा भी इसकी हमेशा एक ही है, इसलिए अपन कहेंगे कि इसका दिशा भी कभी नहीं बदलती है। अपन कह सकते हैं इसकी दिशा व परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है, समय के साथ नहीं बदलती है, नहीं बदलती है दोस्तों। तो आपको पहली चीज मैंने क्या बताई कि दिष्ट धारा में किसी प्रकार की कोई आवृत्ति नहीं पाई जाती है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि इसकी आवृत्ति कितनी होगी, तो आपसे कोई पूछ ले इसकी आवृत्ति कितनी होगी, अपन कह सकते हैं इसकी आवृत्ति कितनी होगी दोस्तों, 0 हर्ट्ज होती है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए यदि भारत की मैं बात करूं तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए भारत में आवृत्ति मैंने कितनी बताई, 50 हर्ट्ज। लेकिन आपको दिष्ट धारा के लिए पूछ ले तो दिष्ट धारा की तो कोई आवृत्ति होती ही नहीं है, और नहीं होती है तो कितनी होगी, आप कहोगे 0 हर्ट्ज होती है। दूसरी बात, दिष्ट धारा का जो मान है वह समय के साथ कभी भी नहीं बदलता है, दिशा और इसका परिमाण कभी भी नहीं बदलता है दोस्तों। तीसरे बिंदु की मैं बात करूं तो दिष्ट धारा को कभी भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता दोस्तों, दिष्ट धारा को कभी भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता।
देखिए दोस्तों, मैं जितनी भी यहाँ पे बातें बता रहा हूँ आपको एग्जाम में इनसे संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दिष्ट धारा को कभी भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ, अपन उत्पन्न किसे कर सकते हैं, अपन उत्पन्न कर सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा को। ये ध्यान रखना दोस्तों। बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, जैसे ही उस बांध से पानी को नीचे की ओर छोड़ा जाता है वहां पर बड़े बड़े टरबाइन जनरेटर लगे होते हैं जो इस बिजली बनाने का कार्य करते हैं। वो जो बिजली होती है वो दिष्ट धारा नहीं होती है, वो धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा क्यों नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि दिष्ट धारा का तो कभी उत्पादन किया ही नहीं जा सकता, और उत्पादन नहीं किया जा सकता इसका मतलब अपन इसको बना भी नहीं सकते। इसको केवल प्रत्यावर्ती धारा से बदला जा सकता है दोस्तों। मेरा मतलब क्या है कि आपके पास प्रत्यावर्ती धारा आ गई, आपके पास क्या आ गई, प्रत्यावर्ती धारा आ गई, और प्रत्यावर्ती धारा को अपन किस में बदलेंगे दोस्तों, अपन बदलेंगे इसे दिष्ट धारा में बदलेंगे। आप इस प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलोगे दोस्तों, और इस प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में जो बदलने का कार्य करता है उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, दिष्टकारी। ये ध्यान रखना दोस्तों, यहां से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य कौन करता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य दिष्टकारी करता है। आपसे उल्टा पूछ ले कि दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कौन बदलता है, प्रत्यावर्ती धारा में कौन बदलता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों, मैं ध्यान से देखना। आपके पास प्रत्यावर्ती धारा थी, किस में बदल गई, दिष्ट धारा में। बदलने का कार्य कौन कर रहा है, बदलने का कार्य ये दिष्ट कार्य कर रहा है। अब मैं आपसे बता रहा हूं, आपके पास दिष्ट धारा है और अपन किस में बदल रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा में। तो इसे बदलने का कार्य कौन करेगा दोस्तों, इन्वर्टर। कौन करता है दोस्तों, इन्वर्टर। ये ध्यान रखना दोस्तों, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का कार्य तो इन्वर्टर करता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य कौन करता है, दिष्टकारी करता है। अब यहां से एक बात और निकल करके आती है दोस्तों, मैंने आपसे अभी एक ही चीज कही है कि प्रत्येक एक बिंदु में आपका एक नया क्वेश्चन बन रहा है। यहां पे आपको प्रत्येक बात ध्यान से सुननी है। यहां से आपके पास क्या निकल के आया कि जब आपके पास दिष्ट धारा है और प्रत्यावर्ती धारा में आपको बदलना है तो अपन किसका उपयोग कर रहे हैं, इन्वर्टर। तो देखिए दोस्तों, ये इन्वर्टर क्या कार्य करता है, ये इस बिजली को संचित करने का कार्य करता है दोस्तों। इस बिजली को क्या करता है, संचित, एकत्रित करने का कार्य करता है। और इसीलिए घरों में किसका उपयोग किया जाता है, इस इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है, ताकि संचित की गई इस विद्युत धारा के मान को बिजली चले जाने पर वापस काम में लिया जा सके। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसे संचित करने के साथ ही ये संचित किस रूप में होती है, तो वो आपके पास आ जाती है दिष्ट धारा के रूप में। क्यों होगी, क्योंकि दिष्ट धारा के रूप में आप संचित करोगे तभी तो इसे वापस प्रत्यावर्ती धारा में बदलेंगे जब बिजली चली जाती है। यहां से दोस्तों 3 प्रश्न निकल करके आते हैं। पहला मैंने आपको क्या बताया कि प्रत्यावर्ती धारा है उसे दिष्ट धारा में बदलने का कार्य कौन कर रहा है, आप बोलोगे सर दिष्ट कार्य कर रहा है। दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं कि दिष्ट धारा को वापस प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का कार्य कौन कर रहा है, तो देखो दोस्तों इन्वर्टर करता है। अब ये इन्वर्टर क्या करता है, ये विद्युत धारा का संचालन करता है, विद्युत धारा को संचित करने का कार्य करता है। और जो संचित करेगा वो किस रूप में करेगा दोस्तों, दिष्ट धारा के रूप में। और ये दिष्ट धारा वापस इसे इन्वर्टर के रूप में किस में बदल देती है,
प्रत्यावर्ती धारा में बदल देती है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि प्रत्यावर्ती को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य कौन करता है? आप कहोगे सर दिष्टकारी करता है, और दिष्टकारी को प्रत्यावर्ती धारा में तो आप बोल दोगे सर इन्वर्टर करता है। आगे देखो दोस्तों, मैं कुछ उपकरणों की बात करूं जैसे टीवी, फ्रिज, पंखे, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे कौन सी धारा पर कार्य करते हैं? डीसी पर कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? अपने घरों में तो प्रत्यावर्ती धारा आती है, ये डीसी पर कार्य कैसे करेंगे? तो दोस्तों मैंने आपको क्या कहा कि अपने घर में तो प्रत्यावर्ती धारा आ रही है, लेकिन मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि प्रत्यावर्ती धारा से अपन इसे नहीं चला सकते? तो ऐसा कह सकता हूं क्या कि इनके अंदर ही यदि मैं दिष्टकारी को लगा दूं तो बताइए मेरे पास वो जो उपकरण चलेंगे वो किस धारा के रूप में चलेंगे? दिष्ट धारा के रूप में। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि टीवी, फ्रिज या अपन शॉर्ट में कह सकते हैं घरेलू उपकरण, ये जो घरेलू उपकरण होते हैं वो डीसी पर कार्य करते हैं। किस पर कार्य करते हैं दोस्तों? डीसी पर कार्य करते हैं। आगे मैं बात करूं रेलगाड़ियों के बल्ब, रेलगाड़ी के बल्ब व पंखे, ये भी किस पे कार्य करते हैं दोस्तों? दिष्ट धारा पे कार्य करते हैं। अब यहां से एक प्रश्न फिर बन जाता है, विद्युत ट्रेन का जो संचालन किया जाता है वो तो प्रत्यावर्ती धारा में कर रहे थे अपन, लेकिन रेलगाड़ी के जो बल्ब व पंखे होते हैं इनको अपन दिष्ट धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं दोस्तों। प्रश्न, प्रत्येक एक बात पर एक नया प्रश्न बन रहा है दोस्तों। आपको ध्यान यही रखना है, आप इसे पॉज करके बार बार सुनना इस चीज को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कौन प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, कौन दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है? घरेलू उपकरण है वो कौन सी धारा में चलते हैं, जबकि रेलगाड़ी के बल्ब व पंखे हैं वो कौन सी धारा में चलते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, दोनों किस में चलते हैं? दिष्ट धारा में चलते हैं। अब ये दिष्ट धारा चलाने के लिए आपको एक बैटरी की आवश्यकता होगी। तो देखिए दोस्तों, इस रेलगाड़ी के बल्ब व पंखे चलाते हैं, इसके लिए तो आपको 110 वोल्ट की बैटरी की आवश्यकता पड़ती है। आपको रेलगाड़ी के बल्ब व पंखे चलाने हैं तो आपको कितने वोल्ट तक की बैटरी की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे सर 110 वोल्ट की छोटी। लेकिन यदि छोटे वाहन का मतलब जैसे आप मोटरसाइकिल मान लो या कोई 4 व्हीलर मान लो, तो उसमें भी तो बल्ब और पंखे होते हैं दोस्तों। तो उनके संचालन के लिए मात्र 12 वोल्ट की बैटरी भी काम में लिया जा सकता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यदि आपको ज्यादा की आवश्यकता होती है तो उसमें इसकी वोल्टता का मान भी अपन क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। रेलगाड़ी कितने बल्ब और कितने पंखे चलाने होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 110 वोल्ट की बैटरी को काम में लिया है। छोटे वाहन में केवल मोटरसाइकिल की बात करूं, उसमें पंखा तो होता ही नहीं है, केवल आपको बल्ब और उसको स्टार्ट करने के लिए एक बैटरी की आवश्यकता होती है, और इसके लिए मात्र कितने वोल्ट की आवश्यकता होगी? तो आप देखो दोस्तों, केवल 12 वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आशा करता हूं कि आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हो। आगे देखो, अपन एसी और डीसी में अंतर कैसे करें? अपने को कैसे पता चले कि सप्लाई जो आ रही है वो एसी की आ रही है या डीसी की आ रही है? तो देखो दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि जब दो तार, आपके पास दो तार है, जब इन दोनों तारों को इस जल में ढाल दिया जाता है, दो तार क्यों बोल रहा हूं मैं दो तार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी भी सप्लाई के लिए आपको दो तार की आवश्यकता होती है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जैसे ही मैंने इन दोनों तारों को इसमें डाल दिया,
यदि इन तारों के पास थोड़े थोड़े बुलबुले, इन तारों के पास थोड़े बुलबुले उत्पन्न हो जाते हैं। भाई अपने पास दो ही बात है, या तो इस पे बुलबुले उत्पन्न हो जाएंगे और या इस पे बुलबुले उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, यदि इस पर बुलबुले उठते हैं, बुलबुले होते हैं, तो अपन कहेंगे कि जो सप्लाई काम में आ रही है वो कौन सी आ रही है, वो दिष्ट धारा की आ रही है। जब दो तारों को ये मान लेते हैं पॉजिटिव है और ये मान लेते हैं नेगेटिव है, जब इन दोनों तारों को जब जल में डाल दिया जाता है और इस जल में जब बुलबुले उठ रहे होते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि सप्लाई कौन से काम में आ रही है, तो अपन कह देंगे दिष्ट धारा काम में आ रही है। जबकि बुलबुले नहीं होते हैं, जबकि बुलबुले नहीं होते हैं तो सप्लाई कौन सी हो जाएगी, इसके विपरीत हो जाएगी, प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एसी और डीसी में अपन विभेद कैसे करें कि कौन सी एसी है और कौन सी डीसी है। तो देखिए दोस्तों यदि इन दोनों तारों को अपन जल में डाल देते हैं, बुलबुले यदि उठते हैं तो अपन कह देंगे दिष्ट धारा हो रही है, जबकि बुलबुले नहीं होते हैं तो सप्लाई कैसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा की होती है। आगे बात करते हैं अपन विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। किसने बताया था दोस्तों, ये बताया था जूल ने, और इसीलिए इसे अपन जूल का तापीय नियम भी कहते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या अपन कहे जूल का तापीय नियम। जूल का तापीय नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको बताने वाले वैज्ञानिक जूल थे। देखो क्या बताया जूल ने। देखो दोस्तों कोई भी चालक तार है, कोई भी चालक तार है, अपन उसमें धारा का प्रवाह करवाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई चालक तार है, इसमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, तो अपन क्या कहेंगे कि जो विद्युत तार है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जब कोई चालक तार है उसमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो तार क्या हो गया, गर्म हो गया। मैं ये भी कह सकता हूं कि इसको क्या प्राप्त हो गई, ऊष्मा प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई, ऊष्मा प्राप्त हो गई, और इसीलिए इसे इस विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं दोस्तों। कौन सा प्रभाव कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। इसको ऊष्मा मिल जाती है और ऊष्मा मिलने के साथ ही इसका नाम क्या हो जाता है, ऊष्मीय प्रभाव। क्या बताया जूल ने कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है, जब किसी विद्युत तार में जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो वह तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या अपन कह सकते हैं ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। देखो दोस्तों ऊष्मा को अपन हीट H से लिखते हैं, इस पर अपन क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और अपन जानते हैं कि कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा इन सब का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अपन कह सकते हैं जब ऊष्मा का मात्रक जूल है, कार्य का मात्रक जूल है, तो दोनों का मान क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। समीकरण नंबर 1 यहां से देखना दोस्तों, बहुत बातें निकल करके आएगी। विभव की परिभाषा से अपन जानते हैं, विभव की परिभाषा से क्या जानते हो दोस्तों, आप भूल गए होंगे। देखो दोस्तों अपन ने पिछली क्लासों में पढ़ा था विभव,
जब किसी आवेश को अनंत से लेकर के किसी विद्युत क्षेत्र में लेकर के आते हैं तो उनके द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं, अपन ने पढ़ा था V बराबर W/Q। अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, यदि मुझे यहां से इस W का मान निकालना पड़े तो मैं कह सकता हूं V × Q, कह सकते हैं। यहां पे इस W का मान अर्थात समीकरण 2 में इस W का मान समीकरण 1 में रख दूं तो मेरे पास मान क्या हो जाएगा? H बराबर Q × V। मेरे पास एक नई समीकरण आ जाती है जिसे अपन H बराबर Q × V कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, विद्युत धारा की परिभाषा से अपन क्या जानते हैं? अपना चैप्टर ही यही चल रहा है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा की परिभाषा क्या थी? अपन जानते हैं I बराबर क्या था? Q/T था। I बराबर Q/T था। और अपन ने पढ़ा था कि जब I बराबर Q/T है, मुझे तो यहां से Q का मान निकालना है, तो जब Q का मान निकालेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में गुणा हो जाते हैं और Q का मान क्या आ जाएगा? IT। समीकरण नंबर 4। अब देखिए दोस्तों, जब समीकरण 3 में मैं इस Q का मान रख देता हूं तो मेरे पास मान क्या आ जाएगा? मेरे पास मान आ जाएगा V × IT। बहुत बातें निकल करके आएगी दोस्तों। आगे अपन जानते हैं ओम के नियम से ओम के नियम से अपन क्या जानते हैं? ओम के नियम से अपन जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR होता है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6। क्या इस V का मान अपन IR लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपके पास समीकरण क्या बन जाएगा? H बराबर V के स्थान पर अपन लिख देंगे IR और IT आपके पास पहले से है। क्या मैं इन दोनों को इस प्रकार से लिख सकता हूं? H बराबर I² RT। समीकरण नंबर 7। और ये समीकरण 7 जो है वो ही जूल का तापीय नियम या अपन कह सकते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। समीकरण जो 7 है, समीकरण 7 है, इसे ही अपन क्या कहते हैं? जूल का तापीय नियम, तापीय नियम या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं दोस्तों। तो यहां से अपन कितनी बातें समझे? तो देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। मैंने आपको क्या बताया कि जब एक चालक तार को अपन विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। उसको क्या प्राप्त हो जाती है? ऊष्मा प्राप्त हो जाती है और इसीलिए इसे अपन ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि इस ऊष्मा का मान कार्य के मान के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपन जानते हैं कि ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है और कार्य का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। विभव की परिभाषा में अपन पहले पढ़ चुके हैं कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। मैंने V बराबर W/Q लिख दिया। यदि मुझे W की वैल्यू चाहिए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे। W का मान क्या आ गया? V × Q। मैंने यहाँ पे W का मान क्या रख दिया? Q × V रख दिया। अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत धारा और इस विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? I बराबर Q/T। एकांक समय में आवेशों की संख्या ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है।
यहां से भी यदि मुझे Q का मान निकालना है तो I इंटू टी हो जाएगा। यहां पे इस Q के स्थान पे मैंने लिख दिया I इंटू टी। समीकरण बन जाएगा H बराबर V I टी। ओम के नियम से अपन जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR होता है। जैसे ही V का मान मैं IR लिखूंगा, IT मेरे पास पहले से था, H का मान क्या आ जाता है I स्क्वायर RT। और इस समीकरण 7 को अपन क्या बोलते हैं, जूल का तापीय नियम या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब देखो दोस्तों, इससे निष्कर्ष क्या निकलते हैं। पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि इस R के मान को और इस T के मान को मैं नियतांक मान लूं तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं R समानुपाती I स्क्वायर। यदि इन दोनों को मैं नियतांक मान लूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं H समानुपाती I स्क्वायर। अर्थात जो ऊष्मा का मान है वह धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। धारा के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। दूसरी में यदि आपसे कहूं कि मैंने R के मान को नियतांक नहीं माना, I स्क्वायर और T के मान को नियतांक मान लिया, तो देखो दोस्तों क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं I समानुपाती R। मतलब ऊष्मा का मान प्रतिरोध के मान के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रतिरोध के समानुपाती होता है। और यदि मैं इस प्रकार से कह दूं कि T के अलावा I स्क्वायर R को यदि मैं नियतांक मान लेता हूं तो मान क्या आ जाएगा, H समानुपाती T। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ऊष्मा का जो मान है वह समय के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, क्या बातें बताई मैंने कि इस ऊष्मा का मान धारा के मान के, प्रतिरोध के मान के तथा समय के मान के समानुपाती होता है दोस्तों। और इस नियम को अपन जूल का तापीय नियम या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसको बताने वाले वैज्ञानिक जूल थे दोस्तों। आगे देखो, इस ऊष्मा के आधार पर विभिन्न उपकरण, ऊष्मा के आधार पर उपकरण, देखो दोस्तों, ऊष्मा का मतलब होता है कि जिस भी वस्तु में अपन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं और वो गर्म हो जाती है, ऊष्मा उसको प्राप्त हो जाती है, उन सभी को अपन ऊष्मीय उपकरण कहते हैं। जैसे यदि मैं पहले उपकरण की बात करूं, विद्युत प्रेस, अब देखो दोस्तों यहां पे मैंने एक शब्द लिखा है विद्युत, इसका मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और विद्युत धारा प्रवाहित होने के साथ ही ये गर्म हो जाती है, इसको ऊष्मा प्राप्त हो जाती है। वो ऊष्मा जो प्राप्त होती है इसमें एक अबरक की पट्टी का, जिसे बोलते हो आप, एक अबरक की प्लेट होती है और वो प्लेट क्या होती है, विद्युत धारा के कारण से गर्म हो जाती है और गर्म हो जाने के कारण अपन इसे क्या बोलेंगे, ऊष्मीय उपकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊष्मीय उपकरण। इसको अपन ने विद्युत धारा दी, अबरक की जो प्लेट है, अबरक की जो प्लेट है वो क्या हो जाती है, ये गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है और गर्म होने के साथ ही इसे ऊष्मा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ये कैसा उपकरण है, ऊष्मीय उपकरण है। और ऊष्मीय उपकरण होने के साथ ही अपन कह सकते हैं कि ये गर्म हो जाती है, इसे ऊष्मा
प्राप्त हो जाती है। और ये जो विद्युत प्रेस है, इसके यदि मैं बात करूं तो देखो दोस्तों, इसे अपन कहेंगे कि ये विद्युत की तो क्या है, कुचालक है, लेकिन ऊष्मा की क्या होती है दोस्तों, सुचालक होती है। ये ध्यान रखना। इसका मतलब देखो, विद्युत की यदि मैं सुचालक बोलता तो अपने हाथ में करंट प्रवाहित हो जाता जैसे ही अपन उसको छूते हैं। यदि किसी वस्तु में करंट प्रवाहित हो रहा है और अपन उसको छू रहे हैं तो अपने को करंट लगेगा, अपने में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन विद्युत प्रेस को जब अपन छूते हैं तो अपने को वो गर्म लगती है, करंट नहीं आता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि विद्युत की तो क्या होती है, कुचालक होती है, जबकि ऊष्मा की सुचालक होती है। ऊष्मा का मतलब अपने को गर्म लगती है, और इस कारण से अपन कहेंगे कि ये ऊष्मा की तो क्या होती है, सुचालक होती है, जबकि विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। दूसरे उदाहरण की मैं बात करूं, दूसरा उदाहरण इसका आता है हीटर। दूसरा उदाहरण किसका आता है, हीटर का आता है। सबसे पहला प्रश्न, हीटर में कौन से तार का उपयोग किया जाता है, हीटर में कौन से तार का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हीटर में नाइक्रोम, कौन से तार का उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम तार भी किन किन से मिलकर के बना होता है, तो देखो दोस्तों, एक तो आता है इसमें निकेल, एक तो क्या आ गया, निकेल, एक आ जाता है इसमें आयरन, जिसे आप क्या बोलते हो, लोहा। एक तो कौन सा आता है, निकेल, एक आता है आयरन, और एक आ जाता है क्रोमियम। इन तीनों तारों को मिश्रित करके नाइक्रोम तार बनता है, और इस नाइक्रोम तार का उपयोग किस में करते हैं अपन, हीटर में करते हैं। अपन देखते हैं कि जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये तार क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। ये तार क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। लेकिन अब की बार आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो नाइक्रोम के जो तार होते हैं, ये विद्युत और ऊष्मा दोनों के ही क्या होते हैं, सुचालक होते हैं दोस्तों। आयरन अपन कहेंगे लोहा, और लोहे में करंट का प्रवाह होता है दोस्तों, तो अपन कहेंगे कि जो हीटर होता है ये विद्युत का और ऊष्मा का दोनों का क्या होता है, सुचालक होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इन नाइक्रोम के तारों की। यदि इसके बाहरी आवरण की मैं बात करूं तो अपन देखते हैं कि इसका बाहरी आवरण जो होता है, ये बाहरी आवरण किसका बना होता है, या तो मिट्टी का बना होता है, या अपन कहे मतलब कुचालक पदार्थों का बना होता है। मिट्टी, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कुचालक पदार्थ। और कुचालक पदार्थों में न तो धारा का मान प्रवाह होता है, न ऊष्मा का मान प्रवाह होता है। अर्थात ये जो बाहरी आवरण है यह विद्युत व ऊष्मा दोनों का ही क्या होता है, कुचालक होता है दोस्तों, दोनों का ही कुचालक होता है। विद्युत की बात करें या ऊष्मा की बात करें, दोनों के लिए इसे अपन क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। इसी प्रकार तीसरा आपका उदाहरण आ जाता है बल्ब। बल्ब भी एक ऊष्मीय उपकरण है। क्यों है, क्योंकि जब अपन बल्ब को काम में लेते हैं तो उसका तापमान से कमरा गर्म हो जाता है। अतः अपन कह सकते हैं कि बल्ब जो होता है वह भी एक प्रकार का प्रकाश तो देता ही देता है, अर्थात प्रकाश उपकरण तो है ही है, लेकिन इसके साथ में अपन कह सकते हैं कि यह एक ऊष्मीय उपकरण भी कहलाता है।
सबसे पहले देखो बल्ब के लिए इसका फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का बना होता है। दूसरा प्रश्न यह आता है कि टंगस्टन का प्रतीक क्या है? टंगस्टन का प्रतीक क्या है? तो अपन इसे बोल देंगे डब्लू। क्या बोलते हैं दोस्तों? डब्लू। अपन देखते हैं कि जब बल्ब को अपन जलाते हैं तो उसके अंदर का जो आवरण होता है, उसके अलावा बाहर का जो कांच का पात्र होता है वो भी बहुत गर्म हो जाता है, अपन उसे छू नहीं सकते। तो अपन केवल अनुमान लगा सकते हैं कि जो इसका बल्ब का फिलामेंट है वो कितना गर्म होगा। तो अपन कह सकते हैं कि इसके गलनांक का मान जो होता है वो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? 3500 डिग्री सेल्सियस। इसमें प्रत्येक एक लाइन से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? आप कहोगे टंगस्टन का बना होता है। दूसरी में वह टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? आप कहोगे सर डब्लू होता है। इस टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? अपन कहेंगे 3500 डिग्री सेल्सियस, अर्थात बहुत उच्च, बहुत ज्यादा मान है। एक कमरे का तापमान कहे तो अपन कहे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का तापमान, दैनिक का तापमान यदि अपन एक औसत की बात करें तो 40-45 का आता है, इसी में अपन परेशान हो जाते हैं। तो देखो 3500 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा हो जाता है। आगे यदि मैं बात करूं कि इसके और कौन से कई बल्ब ऐसे होते हैं जो इसके कम पर भी बनाए जाते हैं, तो देखिए दोस्तों, जिस बल्ब का 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3000 डिग्री सेल्सियस तक का गलनांक होता है, इन पर भी अपन बल्ब बनाए जा सकते हैं, बल्ब बना सकते हैं। प्रश्न यह आ जाता है कि बल्ब बनाने के लिए उसके फिलामेंट का कम से कम तापमान कितना होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, कम से कम कितना होना चाहिए? 1500 डिग्री सेल्सियस तो होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट बात, अपन देखते हैं कि जब बल्ब फूट जाता है, जब बल्ब फूट जाता है तो उसके फूटने की एक आवाज आती है। जब बल्ब फूट जाता है तो उसके फूटने की एक आवाज आती है। वो क्यों आती है? तो देखिए दोस्तों, जैसे ही बल्ब फूटता है तो बाहर की जो वायु है वो इसके अंदर जाने के कारण, बाहर की जो वायु है वो इसके अंदर जाने के कारण बल्ब के फूटने की आवाज आती है। तो देखो दोस्तों, बल्ब के फूटने पर उसकी आवाज वायु के अंदर प्रवेश करने के कारण आती है। कई बार इसमें प्रश्न आता है कि जब बल्ब फूटता है तो उसमें आवाज आती है, क्यों? आपको ऑप्शन मिलता है क्योंकि इसके अंदर गैस भरी रहती है। आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है क्योंकि इसमें वायु अंदर की ओर प्रवेश करती है। तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है इसके अंदर से वायु बाहर की ओर निकलती है। और चौथा आ जाता है इनमें से कोई नहीं। तो जब आपको पता है कि वायु के अंदर प्रवेश करने के कारण इसके फूटने की आवाज आती है तो आप इसका आंसर दे सकते हो, अन्यथा आप इसका आंसर नहीं दे सकते हो दोस्तों। आगे की यदि मैं बात करूं कि कई बार अपन देखते हैं कि बल्ब फ्यूज होता है तो वह अंदर से ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, बल्ब के ब्लैक होने के कारण उसका जो फिलामेंट है, बल्ब का जो फिलामेंट है वो क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है दोस्तों।
क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये बल्ब का जो फिलामेंट है, फिलामेंट कौन सा होता है, अपन बात करेंगे टंगस्टन की, कि बल्ब का जो फिलामेंट है, जो टंगस्टन है, वह ऑक्सीकृत हो जाता है और इसी कारण से वो बल्ब क्या हो जाता है, काला हो जाता है। बल्ब का फिलामेंट ऑक्सीकृत हो जाने के कारण काला हो जाता है। और आजकल इससे बचने के लिए कि कोई भी बल्ब है वो काला नहीं हो, इसके लिए या तो इसमें नाइट्रोजन और या इसमें ऑर्गन गैस भर दी जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी बल्ब है वह काला हो जाता है और वह काले होने से बचाए जाने के लिए इसमें कौन सी गैस काम में लेंगे, तो इसमें या तो नाइट्रोजन गैस या अपन कह सकते हैं कि इसमें ऑर्गन गैस काम में ली जाती है, जिससे वह बल्ब है वह काला नहीं होता है। बाकी आगे अपन बात करेंगे कुछ ऐसी धातुओं की जिनका उपयोग इन ऊष्मीय पदार्थों में या विद्युत पदार्थों में काम में लिया जाता है।